हाँ, अक्सर जब प्राचीन काल के कानून और न्याय की बात होती है ना, तो दिमाग में एक बड़ी अजीब सी छवि बनती है। हाँ, एकदम वो टिपिकल सिनेमैटिक छवि। बिल्कुल, जैसे किसी आलीशान महल में एक शक्तिशाली राजा अपने दरबार में बैठा है, हाथ में तलवार है और बस अपने मूड के हिसाब से फैसले सुना रहा है। सही कहा। मतलब किसी दिन राजा बहुत खुश है तो किसी ने चोरी भी की तो उसे सोने के सिक्के देकर भेज दिया। और किसी दिन थोड़े गुस्से में है तो छोटी सी गलती पर भी सीधे सूली पर चढ़ा दिया। असल में ये सोचना काफी आसान भी है। पॉप कल्चर, फिल्में और कहानियां अक्सर इसी छवि को बढ़ावा देती हैं। क्योंकि देखिए उसमें एक ड्रामा होता है। हाँ, ड्रामा तो होता है। लोग चीजों को बहुत आसान और बाइनरी देखना पसंद करते हैं कि या तो मॉडर्न डेमोक्रेसी है या फिर पुराने जमाने का कोई पागल तानाशाह। एकदम सही पॉइंट पकड़ा आपने। एक आम धारणा यही बन गई है कि पुराने दौर में कानून जैसी कोई ठोस और लिखित व्यवस्था थी ही नहीं। हम अक्सर सोचते हैं कि न्याय का मतलब बस शक्ति का प्रदर्शन था। लेकिन जब हम इतिहास की गहराई में जाते हैं तो ये छवि पूरी तरह से टूट जाती है। आज हम इन ऐतिहासिक पन्नों को खोलकर इस सच्चाई की तह तक जाएंगे। हमारे पास एक बेहद दिलचस्प रेफरेंस मटेरियल है। जस्टिस एम रामा जॉयस की पुस्तक। हाँ, उनकी किताब लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया का अंतिम भाग। इस किताब ने प्राचीन भारत में न्याय प्रशासन की जटिलता को बहुत बारीकी से समझाया है। तो चलिए आज की इस चर्चा में इसका एक गहरा विश्लेषण करते हैं और देखते हैं कि कैसे ये जानकारी हमें एक ऐसी व्यवस्था दिखाती है जो हमारी आधुनिक न्यायपालिका जितनी ही व्यवस्थित थी। ये सच में एक आंख खोलने वाला विषय है ना? और हाँ, आगे बढ़ने से पहले मैं एक जरूरी नियम क्लियर कर दूं। इस चर्चा में किसी भी राजनीतिक विचारधारा का पक्ष नहीं लिया जाएगा। हम सिर्फ किताब में दी गई ऐतिहासिक जानकारियों का निष्पक्ष रूप से वर्णन करेंगे। ये न्यूट्रलिटी मेंटेन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम इतिहास को उसके अपने चश्मे से देखते हैं तभी सच्चाई समझ आती है। तो कहाँ से शुरू करें? किसी भी कानून या न्याय प्रणाली को समझने के लिए सबसे पहले उसके मूल आधार को समझना पड़ता है। प्राचीन भारत में ये मूल आधार कोई पार्लियामेंट से पास हुआ संविधान का पन्ना नहीं था, बल्कि एक विचार था जिसे धर्म कहते थे। एक सेकेंड, यहाँ थोड़ा रुकते हैं, क्योंकि जब आज के दौर में धर्म शब्द का इस्तेमाल होता है तो सीधे तौर पर इसका मतलब किसी रिलीजन, पूजा पाठ या मजहब से निकाल लिया जाता है। हाँ, आमतौर पर यही कंफ्यूजन होता है। लेकिन जस्टिस जॉयस की किताब के अनुसार कानूनी संदर्भ में धर्म का मतलब पूरी तरह अलग था, है ना? बिल्कुल अलग था। प्राचीन काल में लीगल कॉन्टेक्स्ट के अंदर धर्म सिर्फ एक धार्मिक नियम नहीं था, ये एक पूरा नैतिक ढांचा था। आप कह सकते हैं कि एक कॉम्प्रिहेंसिव एथिकल फ्रेमवर्क था। अच्छा। इसमें नैतिकता, सोसाइटी के प्रति कर्तव्य और सच्चाई शामिल थी। ये व्यक्तियों के आपसी व्यवहार, शासकों की जिम्मेदारियों और पूरी समाज के बैलेंस को निर्धारित करता था। तो मतलब राजा भी इससे बंधा हुआ था? एकदम। राजा का सबसे बड़ा काम, उसकी सबसे बड़ी ड्यूटी यही थी कि वह इस धर्म का पालन सुनिश्चित करे और समाज की रक्षा करे। तो इसका मतलब कानून हवा में नहीं बनते थे या किसी एक दिन की मीटिंग में डिसाइड नहीं होते थे। अगर कानून बनाना है तो उसके सोर्सेस क्या थे? किताब बताती है कि इस व्यवस्था में कानून के 4 मुख्य पिलर्स थे। हाँ, और इनकी हायरार्की बहुत क्लियर थी। सबसे ऊपर थी श्रुति, यानी वेद, जिन्हें सुप्रीम अथॉरिटी माना जाता था। उसके बाद स्मृति आती थी, जैसे मनुस्मृति या नारदा स्मृति। ये एक तरह से लीगल कोड्स थे। सही। फिर तीसरे नंबर पर कस्टमरी लॉज थे, यानी वो स्थानीय परंपराएं जो लोग सदियों से मानते आ रहे थे। और आखिर में चौथे नंबर पर आते थे रॉयल डिक्रीज, यानी राजा के आदेश। ध्यान देने वाली बात यहाँ इनकी सीक्वेंस है। ये चारों मिलकर एक कॉम्प्लेक्स लीगल स्ट्रक्चर बनाते थे, लेकिन इनकी हायरार्की फिक्स थी। श्रुति सबसे ऊपर, उसके बाद स्मृति। और बाकी दोनों का क्या रोल था? कस्टमरी लॉज समाज की ग्राउंड रियलिटी को हैंडल करते थे और राजा के आदेश सिर्फ स्पेसिफिक सिचुएशंस के लिए होते थे। ये पूरा सिस्टम हर तरह के जीवन को नियमित करता था, चाहे वो सामाजिक हो, आर्थिक हो या राजनीतिक। अब देखिए, अगर मैं इसको आज की टेक भाषा में एक तुलना के जरिए समझाऊं तो धर्मा एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह था। ओ, ये एनालॉजी दिलचस्प लग रही है ना? ये ओएस पूरे सिस्टम का मूल आधार है जो पहले से इंस्टॉल्ड है, जिसके बिना कंप्यूटर चल ही नहीं सकता। अब जो श्रुति और स्मृति हैं वह उस ओएस के डीप लेवल कोर प्रोग्रामिंग कोड्स हैं। और जो कस्टमरी लॉज हैं वह अलग अलग लोकल एप्स की तरह हैं,
जो उस ओएस पर चलते हैं और हर रीजन के हिसाब से थोड़े अलग हो सकते हैं। और आखिर में जो राजा के आदेश हैं यानी रॉयल डिक्रीज, वह बस सॉफ्टवेयर अपडेट्स या छोटे पैचेस हैं। अरे वाह, ये एनालॉजी बहुत एप्ट है। मतलब राजा नए अपडेट जरूर निकाल सकता है, लेकिन वह पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम को फॉर्मेट करके अपनी मर्जी का नया ओएस नहीं डाल सकता। असल शासन हमेशा उस ओएस यानी धर्मा का ही रहेगा। बिल्कुल। और यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यही वो टर्निंग पॉइंट था जो उस समय के सिस्टम को तानाशाही बनने से रोकती थी, एब्सोल्यूट डिक्टेटरशिप जिसे हम कहते हैं। तो इसका तो यही मतलब हुआ कि कानून राजा से भी ऊपर था। एकदम सही। एक आम धारणा के विपरीत कि राजा लॉ मेकर था और सबसे ऊपर था, हिस्टोरिकल एविडेंस हमें बताते हैं कि कानून यानी धर्म राजा से बड़ा था। राजा को भी उन इस्टैब्लिश्ड परंपराओं और पवित्र ग्रंथों में लिखे नियमों के अनुसार शासन करना होता था। तो वह कानून का निर्माता नहीं था? नहीं, वह कानून का निर्माता नहीं बल्कि कानून का रक्षक और एडमिनिस्ट्रेटर था। लेकिन अगर कानून राजा से बड़ा था, तो प्रशासन में राजा का व्यवहारिक काम आखिर था क्या? व्यवहारिक काम? हाँ, मेरा मतलब है वो सिर्फ एक रक्षक कैसे था? अगर सारी शक्ति ग्रंथों में थी, तो महल में बैठा राजा दिन भर करता क्या था? देखिए, राजा को न्याय का मूल स्रोत या फाउंटेन ऑफ जस्टिस माना जाता था। उसकी सबसे प्राइमरी जिम्मेदारी थी निर्दोष की रक्षा करना और समाज में गलत काम करने वालों को सजा देना। तो क्या वो प्रॉपरली कोर्ट्स में बैठता था? हाँ, उसे लिटरली हर दिन अपना एक तय समय न्यायालय में बिताना होता था। मुकदमे सुनने होते थे और विवादों को सुलझाना होता था। ये कोई ऐसा शौक नहीं था जिसे वह जब चाहे तब करे। ये उसका रोजमर्रा का ऑफिशियल ड्यूटी रोस्टर था। या मैं थोड़ा पुशबैक देना चाहूंगा। बोलिए। ये सब सुनने में बहुत आदर्श और सिद्धांतवादी लगता है कि राजा सलाह लेगा, राजा नैतिक होगा, लेकिन व्यवहार में जमीन पर क्या होता होगा? एक राजा के पास सेना है, पावर है, दौलत है। क्या वो सच में इन पुरानी किताबों से डरता होगा? ये डाउट आना बहुत नेचुरल है, क्योंकि लगता यही है कि वह अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके एक तानाशाह बन ही जाता होगा। आखिर उसके फैसले को उसके ही दरबार में कौन चुनौती देगा? असल में यहाँ हमें उस दौर के सोशल स्ट्रक्चर को समझना होगा। स्मृतिज इस बात पर बिल्कुल स्पष्ट थीं और सोसाइटी उन्हें मानती थी। प्राचीन ग्रंथों में राजा को बहुत ही कड़े नैतिक नियमों से बांधा गया था। और अगर वो नियम तोड़ दे तो? अगर राजा अपनी इस जिम्मेदारी में विफल रहता या आर्बिट्ररी तरीके से निर्दोष को सजा देता, तो वो अपनी वैधता यानी अपनी लेजिटिमेसी खो देता था। लेजिटिमेसी खोने का क्या मतलब है प्रैक्टिकल टर्म्स में? कोई उसे कुर्सी से थोड़ी उतार देगा। इसका मतलब है कि उसके मंत्री, उसके विद्वान ब्राह्मण और पूरी प्रजा उसके खिलाफ हो सकती थी। राजा अकेले बंद कमरे में फैसले नहीं ले सकता था। वह कानूनी विशेषज्ञों और विद्वानों से परामर्श करने के लिए कंप्लीटली बाध्य था। अच्छा, मतलब प्रॉपर कंसल्टेशन जरूरी था। बिल्कुल। अगर वो सोसाइटी के सेट एथिकल स्टैंडर्ड्स को तोड़ता तो बगावत तय थी। समाज में अराजकता फैल जाती और राजा का राजपाट नष्ट हो जाता। तो बेसिकली रिवोल्ट का डर था। हाँ, प्राचीन लीगल थिंकर्स का मानना था कि एक राज्य की स्थिरता राजा के न्याय के निष्पक्ष होने पर ही निर्भर करती है। अन्याय करने वाला शासक सिर्फ अपना ही नहीं, पूरे देश का नुकसान करता था। समझ गया। तो सोशल प्रेशर और रिवोल्ट का डर उसे लाइन में रखता था। लेकिन यहाँ एक और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती है। एक देश या राज्य तो बहुत बड़ा होता है। राजा अकेले पूरे राज्य के हर छोटे बड़े विवाद तो नहीं सुलझा सकता ना? बिल्कुल नहीं सुलझा सकता। मान लीजिए किसी दूर के गांव में दो किसानों के बीच जमीन की बाउंड्री को लेकर झगड़ा हो गया, या किसी व्यापारी ने दूसरे का उधार नहीं चुकाया, तो क्या ये सब लोग बैलगाड़ी पकड़कर सीधे महल तक जाते थे? ये तो पूरा सिस्टम ही चोक कर देगा। सही पकड़ा आपने। और यही कारण है कि उस समय का लीगल फ्रेमवर्क बहुत स्मार्टली डिजाइन किया गया था। कैसे? इस सिस्टम की सबसे अद्भुत विशेषताओं में से एक इसका विकेंद्रीकृत यानी डिसेंट्रलाइज्ड रूप था। जस्टिस जॉयस की किताब के अनुसार प्राचीन भारत में एक बहुस्तरीय न्यायिक ढांचा था, मल्टी टियर्ड सिस्टम। अच्छा? ये ढांचा इस बात को सुनिश्चित करता था कि विवाद अपनी अहमियत और जटिलता के हिसाब से अलग-अलग स्तर पर फिल्टर हो सके। हाँ, और किताब में इसके 5 मुख्य स्तर बताए गए हैं। चलिए इसको उसी गांव वाले जमीन के झगड़े के एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर दो भाइयों में प्रॉपर्टी का कलेश हो गया तो सबसे पहले वो कहाँ जाएंगे? वो सीधे कोर्ट नहीं जाएंगे। सबसे पहला स्तर था फैमिली कोर्ट्स,
यहाँ खानदान के बुजुर्ग और समझदार लोग आपस में बैठकर मामले को सुलझाने की कोशिश करते थे। और अगर वहां बात नहीं बनी तब वो दूसरे स्तर पर जाते थे, विलेज कोर्ट्स यानी गांव की पंचायतें। और इन शुरुआती स्तरों के बारे में एक बहुत ही खूबसूरत सोशियोलॉजिकल पॉइंट है। वो क्या? गांव की पंचायतों का मुख्य उद्देश्य सिर्फ सजा देना या फाइन लगाना नहीं था। उनका मेन मोटिव था आपसी समझौता, सुलह सफाई और सामाजिक सद्भावना बनाए रखना, सोशल हार्मनी। ऐसा क्यों? सजा देना ज्यादा आसान नहीं था, क्योंकि गांव की कोर्ट्स ऐसे लोगों से भरे होते थे जो उसी समाज का हिस्सा थे। उन्हें पता था कि इन दो परिवारों को आगे की कई पीढ़ियां एक ही गांव में साथ गुजारनी है। हाँ, बात तो सही है। अगर एक को भारी सजा दे दी गई तो गांव का फैब्रिक हमेशा के लिए टूट जाएगा। इसलिए फोकस रिकंसिलेशन पर होता था। इससे छोटे मोटे झगड़े वहीं आपस में सुलझ जाते थे। लेकिन अगर मैटर गांव की पंचायत के लेवल से बाहर हो, जैसे कोई मर्डर या बड़ा फ्रॉड, तब क्या? तब आते थे अपर टियर्स। तीसरा स्टार था टाउन एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। यहाँ राजा द्वारा नियुक्त अधिकारी गंभीर विवादों के लिए बैठते थे। और इन अधिकारियों के फैसले पर अपील हो सकती थी? बिल्कुल। अगर किसी को लगता था कि उसे वहां भी इंसाफ नहीं मिला तो अपील का सिस्टम था। चौथे स्तर पर थी कोर्ट ऑफ चीफ जस्टिस। इस चीफ जस्टिस को प्रदिविवका कहा जाता था। प्रदिविवका, अच्छा। और पांचवा स्तर? अगर मामला इतना संगीन और कॉम्प्लेक्स हो कि प्रादिविवका भी उसे सॉल्व ना कर पाए, तब वह आखिरी और पांचवें स्तर पर जाता था, किंग्स कोर्ट यानी राजा का दरबार, जो सुप्रीम कोर्ट था। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। अगर इस स्ट्रक्चर की तुलना आज की दुनिया से की जाए तो ये बिल्कुल एक मॉडर्न कॉर्पोरेट एस्केलेशन मैट्रिक्स जैसा लगता है। कॉर्पोरेट एस्केलेशन मैट्रिक्स? हाँ, जैसे किसी कॉर्पोरेट ऑफिस में अगर किसी नए एम्प्लॉय को कोई छोटी प्रॉब्लम हो तो वो सीधे सीईओ के पास थोड़ी चला जाता है। सही बात है। पहले बात अपनी टीम लीड या एचआर के पास जाती है। सिर्फ सबसे बड़ी समस्याएं या वो मुद्दे जो नीचे के स्तर पर बिल्कुल नहीं सुलझ पाए, वही फिल्टर होकर सीईओ तक यानी राजा तक पहुंचते हैं। ये बहुत ही सटीक तुलना है। इस एस्केलेशन मैट्रिक्स ने उस दौर में राजा के ऊपर से रेगुलर कंप्लेंट्स का बोझ भी कम किया और आम जनता को उनके घर के पास आसानी से न्याय भी दे दिया। देखिए, ये डिसेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर ही ब्रिलियंट नहीं था, बल्कि सामाजिक तौर पर भी काफी समझदारी भरा था। इसने जुडिशरी को दूर बैठा कोई डरावना सिस्टम बनने से रोका और उसे लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाया। अब जब हमने अदालतों के शानदार ढांचे को समझ लिया है तो नेचुरली अगला सवाल दिमाग में यह आता है कि इन अदालतों के अंदर आखिर एक आम मुकदमा चलता कैसे था? ट्रायल प्रोसेस की बात कर रहे हैं। हाँ? आज के दौर में तो हम कोर्ट रूम्स जानते हैं जहां जज बेंच पर बैठा है, वकील बहस कर रहे हैं, पर उस जमाने में प्रक्रिया क्या थी? न्याय प्रक्रिया बहुत ही वेल डिफाइंड और सबसे जरूरी बात सार्वजनिक होती थी। पब्लिक ट्रायल। पब्लिक होती थी, गुप्त नहीं। बंद और गुप्त कमरों में मुकदमे नहीं चलाए जाते थे। ये एक बहुत बड़ा चेक था सिस्टम पर। जब ट्रायल सबके सामने होगा तो निष्पक्षता बनी रहेगी। सार्वजनिक होने का सबसे बड़ा फायदा ये था कि आम जनता को लीगल सिस्टम पर भरोसा होता था। किताब में एक पूरे ट्रायल के 6 क्लियर स्टेजेस बताए गए हैं और ये सुनने में इतने आधुनिक लगते हैं कि हैरानी होती है। पहला स्टेज था कंप्लेंट दर्ज करना। किसी ने आकर अदालत में अपनी शिकायत लिखवाई। उसके बाद दूसरा स्टेज समन्स गेशना, जिसे दूसरे पक्ष को अदालत में बुलाया जाता था कि भाई आप पर ये आरोप है, आकर अपना पक्ष रखे। तीसरा स्टेज में दोनों पक्ष अपने प्रमाण या एविडेंस पेश करते थे। फिर चौथा स्टेज आता था जो आज के क्रॉस एग्जामिनेशन जैसा है, गवाहों की जांच करना। और पांचवा स्टेज था डेलिबरेशन, जहां जज और उसके सहयोगी आपस में बैठकर साक्ष्यों पर विचार विमर्श करते थे। और फाइनली छठा स्टेज जजमेंट यानी फैसला सुनाना। ये पूरी प्रोसेस आज के किसी भी मॉडर्न ट्रायल जैसी ही लॉजिक फॉलो कर रही है। और इसमें एविडेंस का जो ट्रीटमेंट था ना, वो बहुत ही डिटेल्ड था। गवाहों की गवाही यानी ओनल एविडेंस को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता था। गवाहों को अदालत में शपथ लेनी होती थी, ओथ जिसे कहते हैं। और अगर कोई झूठ बोल दे तो? उस जमाने में झूठी गवाही देने पर सिर्फ डांट फटकार नहीं होती थी, इस पर कड़ी सजा का प्रावधान था, क्योंकि इससे पूरे सिस्टम का धर्म भ्रष्ट होता था। इसके अलावा रिटन डॉक्यूमेंट्स का यूज काफी कॉमन था, खासकर प्रॉपर्टी ट्रांसफर्स या उधार के केसेस में। लेकिन हर केस में तो डायरेक्ट गवाह या कागज नहीं होते ना। मान लीजिए किसी ने रात के अंधेरे में चोरी की, उसने अकेले में कोई डॉक्यूमेंट थोड़ी साइन किया है। तब आती थी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की बारी, जिसे हम परिस्थितिजन्य प्रमाण कहते हैं।
अगर डायरेक्ट आई विटनेस नहीं है तो हालात और सबूतों की कड़ियां जोड़ी जाती थी। जैसे कि किसी को क्राइम सीन के पास हथियार के साथ देखना या अचानक किसी की दौलत बढ़ जाना। जज इन सब सर्कमस्टेंसेस को एनालाइज करके कंक्लूजन निकालते थे। यहाँ पर एक डिटेल ऐसी है जिसने मुझे जेन्युइनली चौंका दिया। मुझे लगा था ये आधुनिक साइंस की देन है, पर उस काल में भी एक्सपर्ट विटनेसेस का उपयोग होता था। हाँ, ये एक बहुत एडवांस्ड फीचर था। सोचिए, अगर किसी बिजनेस या व्यापार का कोई कॉम्प्लेक्स झगड़ा है जहां ट्रेड कस्टम्स इन्वॉल्व हैं, तो अदालत किसी आम गवाह को नहीं बल्कि दूसरे एक्सपीरियंस्ड व्यापारियों को बुलाती थी मैटर्स को समझने के लिए। बिल्कुल। और अगर खेती की किसी स्पेसिफिक टेक्निक या मिट्टी की क्वालिटी का विवाद है तो कृषि विशेषज्ञ आते थे। तो इसका सबका क्या अर्थ है? ये तो एग्जैक्टली वैसा ही है जैसे आज कोर्ट में कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल फ्रॉड्स को एक्सप्लेन करने के लिए टेक्निकल एक्सपर्ट्स या मर्डर वेपन समझने के लिए फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को बुलाया जाता है। उन लोगों ने सदियों पहले ये प्रैक्टिकल बात समझ ली थी कि एक जज चाहे कितना भी विद्वान हो, वो हर इंडस्ट्री का मास्टर नहीं हो सकता। ये उनकी डीप प्रैक्टिकल इंसाइट थे। वह जानते थे कि निष्पक्ष फैसला तभी हो सकता है जब जज को मुद्दे की ठीक-ठीक टेक्निकल फैक्ट्स पता हों। एक्सपर्ट्स का रोल वहां सिर्फ फैक्ट फाइंडिंग का था। डिसीजन अल्टीमेटली जज का ही होता था, पर वो डिसीजन इन्फॉर्म्ड होता था। ये सब सुन के लगता है कि वाह, क्या बुलेट प्रूफ सिस्टम था। लेकिन थोड़ा रियलिटी चेक लेते हैं। हाँ, बताइए। जब गवाह इतने इंपॉर्टेंट थे, एक्सपर्ट्स का इतना बड़ा रोल था और एक जज के पास किसी का आगे का फ्यूचर तय करने की इतनी पावर थी, तो करप्शन का क्या? ये बहुत बड़ा पॉइंट है। इस बात की क्या गारंटी थी कि जज साहब खुद भ्रष्ट नहीं होंगे? कोई अमीर आदमी गवाहों को खरीद ले या जज को ही रिश्वत दे दे, तब तो पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम ही क्रैश हो जाएगा। एंशिएंट लॉ मेकर्स इस वल्नरेबिलिटी से पूरी तरह वाकिफ थे। उन्हें पता था कि जज भ्रष्ट हो सकते हैं, और वे जानते थे कि एक भ्रष्ट जज सिर्फ दो परिवारों का झगड़ा गलत नहीं सुलझाता, वह पूरे स्टेट के फाउंडेशन हिला देता है। वो कैसे? अगर हम इसको बड़े पैमाने पर देखें तो समझ आएगा कि अगर एक आम नागरिक का निष्पक्ष न्यायपालिका पर से विश्वास उठ गया तो सीधे राजा की सत्तारूढ़ शक्ति कमजोर होती है, उसकी अथॉरिटी जीरो हो जाएगी। इसलिए जजेस के लिए स्ट्रिक्ट एंटी करप्शन नियमों का ढांचा बनाया गया था। क्वालिफिकेशन की बात करें तो किताब कहती है कि जज बनाना कोई आसान काम नहीं था। उन्हें बुद्धिमान, ईमानदार और गुस्से या लालच से पूरी तरह मुक्त होना चाहिए था। ये उनकी बेसिक क्वालिफिकेशन थी। और एक नियम जो आज की जुडिशियल एथिक्स में भी बिल्कुल रेलेवेंट है, जजेस को लिटिगेंट्स यानी जिनका केस चल रहा है उनसे अकेले मिलने की सख्त मनाही थी। प्राइवेट चेंबर मीटिंग्स स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड। एकदम स्ट्रिक्ट रूल था। किसी भी तरह का उपहार या गिफ्ट लेना एक क्राइम था। और सजा के बारे में सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। अगर किसी जज पर भ्रष्टाचार साबित हो जाता था तो उसे सिर्फ कुर्सी से नहीं हटाया जाता था, उसकी पूरी संपत्ति, उसका पूरा धन जब्त कर लिया जाता था और उसे पब्लिक डिस्ग्रेस झेलना पड़ता था। नॉर्मल अपराधियों के लिए फाइन, मुआवजा देना, देश निकाला या शारीरिक दंड जैसे प्रावधान थे, पर एक करप्ट जज के लिए सजा और भी कड़ी होती थी क्योंकि उसने सोसाइटी के ट्रस्ट को तोड़ा है। इन रूल्स का एक ही ऑब्जेक्टिव था, लीगल फ्रेमवर्क की इंटेग्रिटी को बचाए रखना और ये इंश्योर करना कि आम लोगों को कोर्ट्स के डिसीजन पर विश्वास हो। बिल्कुल। तो आज के इस विश्लेषण को अगर हम समअप करें तो एक बात आईने की तरह साफ हो जाती है। प्राचीन भारत की न्याय प्रणाली किसी भी तरह से बैकवर्ड या आर्बिट्ररी नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं थी। जिस सिस्टम को शुरुआत में एक मूड स्विंग वाले राजा की तानाशाही समझ लिया जाता है, असल में वह धर्म और एथिक्स पर आधारित एक बेहद परिपक्व यानी मैच्योर लीगल फ्रेमवर्क था, जिसमें छोटी पंचायतों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक की एक पूरी चेन थी। निष्पक्ष ट्रायल की प्रोसेस थी, गवाहों और प्रूफ्स को साइंटिफिक तरीके से एनालाइज करने का तरीका था और करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी थी। ये एक पूरी तरह फंक्शनल और एडवांस सिस्टम था। और ये जानकारी ये समझने के लिए महत्वपूर्ण है कि नैतिकता, कानून और सामाजिक सद्भावना का संतुलन सदियों से शासन का मूल आधार रहा है। बैलेंस ऑफ पावर कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। सही बात है। उन सोसाइटीज ने ये समझ लिया था कि कानून सिर्फ सेना के डंडे के जोर पर इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता। एक स्टेट तभी फंक्शन करता है जब सोसाइटी की मॉरल सहमत और भागीदारी हो। न्याय का एंड गोल लोगों को सजा देना नहीं था, बल्कि सामाजिक सद्भावना और सोसाइटी की स्टेबिलिटी को बचाना था। एकदम ठीक बात। और इस
पूरी डिटेल ने मुझे आज के टाइम को देखने के लिए सच में एक नया नजरिया दिया है। अंत में मैं एक ऐसा विचार छोड़ना चाहता हूँ जिस पर शायद हम सबको थोड़ा टाइम निकालकर और गहराई से सोचना चाहिए। बिल्कुल। जैसा कि हमने देखा, उस प्राचीन व्यवस्था का कोर इस बात पर निर्भर करता था कि धर्म का नैतिक बोझ, एक इंटरनल एथिकल कॉम्पस, राजा और न्यायाधीशों को ईमानदार रखेगा। उनके अंदर एक सेल्फ रिफ्लेक्शन था कि अगर उन्होंने गलत किया तो उनकी लेजिटिमेसी, उनकी इज्जत खत्म हो जाएगी। उन्हें सोसाइटी के मॉरल जजमेंट का डर था। एक इंटरनल चेक था उन पर। हाँ, लेकिन अगर हम ठीक आज के आधुनिक दौर की तरफ देखें, हमारे पास हजारों पन्नों के लिखित संविधान हैं, हजारों ऐसी किताबें हैं जिनमें कानून की धाराएं लिखी हैं, परंतु क्या हमारे नेताओं और अधिकारियों को आत्मनिरीक्षण और ईमानदारी के लिए बाध्य करने वाला कोई आधुनिक धर्म या सार्वभौमिक नैतिक आधार बचा है? ये एक बहुत गहरा सवाल है। या फिर हम सिर्फ कानून के डर पर जी रहे हैं? क्योंकि प्रोग्राम की शुरुआत में हमने जिस अराजक और आर्बिट्रेरी दरबार की छवि की बात की थी, जहां एक इंसान बिना रूल्स के बस अपनी मर्जी चला रहा था, शायद वह एंशिएंट हिस्ट्री का रिफ्लेक्शन नहीं था। शायद वो हमारे खुद के डीके होते हुए सिस्टम का एक आईना है, जहां अगर इंसान के अंदर नैतिकता या एथिक्स ना हो तो कोई भी बाहरी कानून या किताब हमें अराजकता से नहीं बचा सकती। इस पर जरूर सोचिएगा।